हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही बेस्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इंडियन हिस्ट्री का, पूरा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री। आपके जितने भी एग्जाम होंगे, आपके स्टेट लेवल के होंगे या कोई भी आपके एग्जाम होंगे एक्सेप्ट यूपीएससी, आपका ये कवर कर देगा। बहुत ही बेस्ट नोट्स पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और जब ये पूरी पीडीएफ तैयार हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में अपने आप लिंक देख लेना, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करती रहेगा, ठीक है। जब भी आप देखें तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहला है आपका जो इंडियन हिस्ट्री का है तो वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले आपकी हड़प्पा सभ्यता है। 1826 की ये घटना है। एक आदमी था चार्ल्स मैनसन, इसका जो ध्यान है वो हड़प्पा जो कि एक गांव है उसके आसपास लोग जो है वो ईंटें निकाल कर लाते थे, इसकी तरफ गया। लेकिन ये इतनी बात उठी नहीं और वहीं पे दबके रह गई, इसकी बात किसी ने सुनी नहीं और ऐसे ही टाल दिया गया कि ऐसे ईंटें निकाल के लेके आ रहा है। तो फिर 1853 और 1856 की बात है कि कैसे पता चला कि एक सिंधु घाटी सभ्यता, एक हड़प्पा नाम का जो गांव है वो अंदर दबा हुआ है। कैसे पता चला इसका? मोहनजोदड़ो का। तो ये वो दौर था, आपको भी पता है, जब रेलवे ट्रैक जो है वो बिछाए जा रहे थे। और भारत का जो पहला रेलवे ट्रैक है, पहली रेलवे लाइन, वो कहां से कहां तक थी? ये मुंबई से थाने तक चली थी। 34 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की गई थी। तो उसी समय क्या हुआ, दो जो स्थान थे कराची और लाहौर, ठीक है, जो आज के पाकिस्तान में है, तो उन्हीं के बीच ये रेलवे लाइन बिछाते हुए इन दो स्थलों का पता चला। तो इनके बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कनिंगम जो उस समय ऐसा काम देख रहे थे, तो उसी के नेतृत्व में ब्रंटन बंधु का भी ध्यान जो है वो इस ओर गया कि हड़प्पा के आसपास से काफी आर्कियोलॉजिकल जो चीजें हैं वो निकल रही थी, प्राचीन इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, हल वगैरह काफी चीजें जो है वो निकल रही थी वहां की साइड से, और लोग जो है वो ईंटें निकाल के ला रहे थे। तब भी इस बात को जो है वो दबा दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 1921 में काफी बड़े पैमाने पर हड़प्पा की खुदाई का काम शुरू हुआ। हड़प्पा इसी समय से जाना जाता है, इसी काल से जाना जाता है। जब इसकी खुदाई की गई तो देखा गया कि पूरा का पूरा गांव और जो शहर है वो बसा हुआ था। मतलब मेन जो एक्सकैवेशंस का काम था वो 1921 से ही शुरू हुआ और दयाराम साहनी ने उसके नेतृत्व में जो है खुदाई जो है उसने शुरू करवाई। सरकार ने इस एरिया में क्या करा, लोगों की एंट्री प्रोहिबिट कर दी, मना कर दी, बंद कर दी। और थोड़ी सी खुदाई करते ही देखा पूरा का पूरा शहर उभर कर, और जस्ट थोड़ी सी खुदाई की और पूरा का पूरा शहर जो है उभर कर सामने आ गया। तो इस पर लंबे समय तक काम चला व लगातार बहुत से स्थल निकलते रहे और लगभग आज की डेट में लगभग भारत और पाकिस्तान दोनों में मिल करके 1400-1500 ऐसे स्थल जो है वो सामने निकल कर आए हैं। हड़प्पा जो कि आज के पाकिस्तान में है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये भारत में ही शामिल था। तो दयाराम साहनी जो थे उनके नेतृत्व में इसके उत्खनन करता है ये। और 1922 में दूसरा हड़प्पा के बाद जो साइट था जिसकी खुदाई का काम शुरू हुआ, मोहनजोदड़ो। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये? कौन इसके उत्खनन करता थे? राखलदास बनर्जी। आगे देखिए, अफगानिस्तान। अब अलग अलग यहाँ पे मेन 3 जगह से जो है वो आपके ये निकले हैं, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो थी, स्थल ऐसे निकले हैं। 2 आपके अफगानिस्तान से निकले हैं, पाकिस्तान से आपके 475 निकले हैं और इंडिया से आपके 925 निकले हैं। और 1947 देखिए, 1921 में आपके एक्सकवेशन का काम शुरू हुआ था, 1947 तक 40 स्थल जो है वो खोज लिए गए थे। और आपके सिंधु नदी के आसपास ज्यादा स्थल मिले हैं, तो लोगों ने इसका नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान में एक मेन नदी होती थी सिंधु नदी, और वहां पे ज्यादा जो है वो स्थल मिले थे, इसलिए वहां पे इसका जो नाम था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया गया। उसके बाद देखिए, समय बीतता गया और सिंधु व गंगा नदी के बीच में प्राचीन नदी एक सरस्वती है, ठीक है। और आज कहते हैं कि ये नदी है ही नहीं है, लेकिन हरियाणा में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो सरस्वती के आसपास इसके ज्यादा स्थल मिले हैं। गुजरात में इसके सबसे ज्यादा जो है वो स्थल मिले हैं। मतलब जैसे ये सिंधु नदी थी और ये आपकी गंगा रिवर थी, तो इसके बीच में बहुत ही प्राचीन नदी जो थी सरस्वती, इसके आसपास जो है वो इस तरह के स्थल जो है वो मिले हैं। गुजरात में भी आपके काफी स्थल मिले हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, तो लगभग 7 ऐसी जगहें हैं जहां पर ये मिले हैं आपके। तो देखिए, कश्मीर में आपके मांडा हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे महाराष्ट्र भी है। कश्मीर में आपका उत्तर नॉर्थ में आपका मांडा, और यहाँ पे महाराष्ट्र में आपका दैमाबाद। इधर यूपी में आपका आलमगीर हो गया, और यहाँ पे पश्चिम में आपका हो गया बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान में भी एक जगह है सुतका गंडोर। तो यहाँ पे उत्तर से लेकर के
दक्षिण तक की जो इसकी लंबाई थी वो 1400 किलोमीटर है पूछा जाता है, और आपकी पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो आपकी लंबाई थी 1600 किलोमीटर थी। और कुछ एरिया जो था तटवर्ती एरिया था, यहाँ पर भी जो साइट्स हैं वो देखी गई, और इसकी जो तटवर्तीय रेखा की जो लंबाई है वो 1300 ठीक है किलोमीटर है। ठीक है 1300 किलोमीटर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। इसकी शेप पूछ लेते हैं, तो इसकी जो शेप थी वो एक तरीके से ट्रायंगुलर शेप थी। ठीक है ट्रायंगुलर शेप। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यही हैं। एक तो ये आपकी शहरी सभ्यता थी, मतलब इतनी ज्यादा इसमें एडवांस जो प्लानिंग की गई थी शहरों को बसाने के लिए, लोगों का लाइफस्टाइल इतना बढ़िया था, जो वहां पे घर बनाए गए थे, निकासियां बनाई गई थी, ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए थे। और ये जो शहर है दो हिस्सों, बिल्कुल एक तरह से टाउन प्लानिंग थी, सेक्टर वाइज जो बटा हुआ था, जिस तरह से हम आज देखते हैं ना कि सेक्टर में बटे हुई हैं आपकी कॉलोनियां, ब्लॉक, तो उसी तरीके से बटा हुआ था। वो मैं पूरा डायग्राम भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए इनका जो शहर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, एक तो आपका पश्चिमी टीला हो गया और एक पूर्वी टीला हो गया। देखिए ये आपका हो गया पश्चिमी टीला और ये आपका हो गया पूर्वी टीला। जो पूर्वी टीला है वो नीचे है, पश्चिमी टीला है वो ऊंचा है। देखिए ऊंचा और नीचे का मतलब ये हो गया, जो स्थान ऊंचा होगा यानी कि वो ज्यादा सेफ होगा अगर बाढ़ का पानी आया, क्योंकि वहां पे नदियां बहुत ज्यादा थी, तो बाढ़ जो है वो काफी बार आ जाती थी वहां पे। तो इस वजह से जो नीचे वाला पार्ट है पहले उस पे नुकसान होगा, ऊपर वाले पार्ट पे फिर जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट थी, जितने भी स्थल मिले हैं ठीक है उसमें पश्चिमी और पूर्वी टीला तो लगभग थे ही, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी टीले में एक एक्स्ट्रा जो है वो ईंटे की एक चार दीवारी बना दी गई, फोर्टिफाइड किया गया। बाहरी ईंटे तो ये पक्की ईंट से बनाई गई, जो इंटरनल था वो आपका कच्ची ईंट से बनाया गया। ठीक है, एक्स्ट्रा इसको सेफ्टी। तो यहाँ पे पूर्वी टीलों में आपके शहरी लोग रहते थे, व्यापारी वर्ग वगैरह रहते थे, और उस टाइम पे ऊंची क्लास के पुरोहित वर्ग जो थे वो आपके पश्चिमी टीला में जो ऊंचाई पर था वहां पे रहते थे। यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी, नदियां ज्यादा थी, बाढ़ का खतरा ज्यादा था, ये नीचे था, और ये कंपैरेटिवली पश्चिमी टीले के कम सेफ था। और ये जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग भी बोलते हैं, गढ़ी या गढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। फोर्टिफाइड था, ये चार दीवारी थी सेफ्टी के लिए, बाढ़ से या फिर कोई आक्रमण कर दे तो इस तरह से ये बाहरी ईंटें जो थी वो पक्की से बनाई गई थी। धोलावीरा में बेसिकली क्या थे, शहर के तीन हिस्से देखने को मिले थे। धोलावीरा उस जगह को बोलते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पूर्वी टीला और पश्चिमी टीले के बीच में एक जगह मिली थी, एक प्लेस मिला था जिसको मध्यमा जानते हैं, तो उसी के धोलावीरा जो थे जहां पे शहर के तीन हिस्से मिले थे, तो उस पार्ट को ही हमने धोलावीरा देखा गया। तो शहर के बीच में एक मध्यमा, एक छोटा सा जगह हमें मिली थी मध्यमा। आगे देखिएगा, ये एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्ट्रक्चर है लोथल को छोड़ करके। इसमें जैसे ये आपका 10 मीटर का क्या है, एक राजपथ है, बहुत ही ज्यादा ये चौड़ी सड़क है। उसके बाद आपका अलग अलग से ये मेन जो है, ये तो मेन सड़क होगी आपकी राजपथ। उसके बाद ये शहरों के बीच में मेन सड़कें जो है वो निकाली गई, ये वाली जो सड़क है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये गलियां निकाली गई, और इन गलियों के साइड में इस तरह से घर बनाए गए। ठीक है, यानी कि जो घरों का दरवाजा था वो गली की तरफ आ रहा था, मेन सड़क की तरफ नहीं आ रहा था। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो घरों के दरवाजे थे वो गली में खुलते थे, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए, एक ये लोथल की क्या है, टाउन प्लानिंग है। लोथल जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट जो निकली थी, स्थल निकला था, उसकी ये प्लानिंग है। उसमें किस तरह सा ये देखिए, ये आपकी एक मेन सड़क होगी, मेन सड़क से यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक रास्ता होता था। ठीक है, इस रास्ते में सीधा आपको घर नहीं दिखते थे, जबकि एक दीवार जैसा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, एक दीवार जैसा ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सीधा आप घर नहीं देख सकते। तो उसी स्ट्रक्चर के पीछे हर घर में एक आंगन होता था, और आंगन में आपका क्या होता था, एक सिस्टम बना होता था जहां पे आपको कुआं देखने को मिलेगा, आपको स्नानागार देखने को मिलेगा, और आपको किचन देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से होता था। कुआं पानी निकालने के लिए, स्नानागार हो गया आपका, और किचन हो गया। और इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी ना, इनकी मेन जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो सीधा आपकी सड़क की मेन जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे कनेक्टेड थी। तो कितनी शहरी ये सभ्यता थी। तो इसी तरह से हर घर में क्या होता था, आपका एक आंगन था, आंगन में कुआं था, स्नानागार था और किचन था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, घर के ऊपर जो है वो सीढ़ियां देखने को
को मिली, इस तरह से सीढ़ियां देखने को मिली। सीढ़ियों का मतलब क्या हुआ कि भाई वो 2 या 3 मंजिलें जो थी इमारत थी, और एक ये पाइपलाइन मैंने बता दी जो सड़क की मेन पाइपलाइन में जाकर के मिलती है। अब यहाँ पे कुछ एविडेंसेस थे जिनकी मदद से हम ये बता सकते थे कि अब जो सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग जो थी वो हमें बताती है कि जो सिविलाइजेशन है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व में ये लोग रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी तो लगभग 5000 साल पुरानी जो है वो आपकी सभ्यता है। तो इनका जो जीवन है, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। मांसाहारी के साक्ष्य कि इसमें मछली के कुछ कांटे इनको मिले हैं, ठीक है। तो मछलियां पकड़ते थे, गेहूं थे, जौ थे, तरबूज, खरबूजा, खजूर भी कई जगह मिले हैं, राई, सरसों, तिल, कपास हो गया आपका। विदेशी कपास को जो थे विदेशी लोग सिंडोन कहते थे, और कपास आज भी पता है गुजरात और मुंबई में सबसे ज्यादा जो है वो उगाई जाती थी। आभूषण भी यहाँ पे मिले थे। तो देखिए यहाँ पे आभूषण भी मिले थे। अमीर जो थे वो सोना, चांदी, हाथी दांत, मनके पहनते थे। गरीब थे वो शंख, मिट्टी के आभूषण और सीपी वगैरह पहनते थे। सूती और ऊनी कपड़े के साक्ष्य मिले थे। सूती कपड़े 2 तरह के थे, सादे थे और कढ़ाईदार, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी था उनपे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में एक योगी दिखाया हुआ है जो बेसिकली 3 पत्ती जो थी कढ़ाईदार उसने डाली हुई थी सूती वस्त्र की। हड़प्पा गांव की खोज अभी अलग अलग बताया मैंने। दयाराम साहनी 1921 में करवाई थी। रावी नदी के जो थे बाएं की ओर थी। और क्या क्या यहाँ पे मिला था? 1 हॉर्न राइनो, ठीक है, 1 सिंह श्रृंगी पशु मिला था, अन्नगार मिला और कब्रिस्तान मिला। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, इसके बाद इसकी एक्सकवेशन 1922 में शुरू करवा दी थी। आर.डी. बनर्जी, इसको हम मृतकों का टीला भी बोलते हैं, सिंधु नदी के बाएं किनारे पर है। मोहर मिलती है। पशुपति शिव की मोहर जो है वो मिली है। अन्नगार है यहाँ पे, और एक ग्रेट बात है, स्नानागार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद एक कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। और उसके बाद आगे देखिएगा आप चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो में बेसिकली जो स्ट्रक्चर था ना, यहाँ पे जो आपका पूर्वी टीला और ये पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला था, ये वेस्टर्न टीला और ये जो आपका ईस्टर्न टीला था, तो इसमें ना फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था आपका, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं था। 4 दीवारी आपकी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली थी। एनजी मजूमदार ने इसकी उत्खनन करता थे। सिंधु नदी के किनारे थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या गया, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां मिली थी, जैसे लिपस्टिक, काजल वगैरह, तो और मनके वगैरह यहाँ पर मिले हुए थे, ठीक है, मतलब बनाते थे यहाँ पे लोग, ठीक है। और उसके बाद देखिए कालीबंगा, काली चूड़ियों के नाम से फेमस है। घग्गर नदी के किनारे था ये। जुते हुए खेत और पक्की मिट्टी के जो हल बनाए गए थे, ठीक है, लकड़ी के भी कई जगह हल मिले हैं। रंगपुर में आपका धान की भूसी और गेहूं के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। लास्ट आप देखिएगा यहाँ पे रंगपुर है आपका, रोपड़, लोथल और बनावली। वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, रंगपुर में आपका धान की भूसी हो गया। और इसके जो उत्खनन करता थे वो रंगनाथ राव थे, ठीक है, रंगनाथ राव। धान की भूसी और गेहूं। रोपड़ सतलुज के किनारे इंसान व कुत्ते के एक साथ यहाँ पे अस्थि कंकाल जो थे वो पाए गए थे, उसके साक्ष्य मिले थे। लोथल गुजरात, आज के अहमदाबाद में है ये, ठीक है। और बंदरगाह, यहाँ पे डॉकयार्ड मिले थे। चावल भी, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले थे। भोगवा नदी के किनारे थे और इसके जो उत्खनन करता थे वो रंगनाथ राव ही थे। और बनावली, सरस्वती, हिसार, ठीक है। और अगर मैं हरियाणा के हिसाब से अगर क्वेश्चन कहूं तो हरियाणा में आज के तो फतेहाबाद आपका आंसर आएगा, फतेहाबाद में। और इसके जो उत्खनन करता थे वो थे रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी जो सिविलाइजेशन थी वो काफी एडवांस थी। उसके बाद ये यहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग आभूषण भी पहनते थे, सोना, चांदी, तांबा, टीन, लेकिन ये इंपोर्ट करते थे, ठीक है। और ये इंपोर्ट थे वो कहाँ से करते थे? जैसे सोना था कर्नाटक और अफगान से करते थे, चांदी ईरान और अफगान से करते थे, तांबा था वो बलूचिस्तान और राजस्थान खेतड़ी से करते थे, टीन जो था वो मध्य एशिया और अफगान से करते थे। आगे देखिएगा ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे कालीबंगा है, वहां पे पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला भी था। सबसे सेफेस्ट माना जाता है क्योंकि दोनों साइड आपको फोर्टिफाइड मिल रही हैं। लोथल में देखिए इसमें क्या था, पूर्वी टीला भी था, पश्चिमी टीला भी था, लेकिन इनको एक साथ फोर्टिफाइड किया गया है। और लोथल में एक जगह था सुरकोटड़ा, इसमें घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं खुदाई के दौरान। चंदहुदड़ो में मैंने आपको बताया इसमें कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था आपका। और धोलावीरा में आपको मैंने बताया था एक ऐसी जगह थी जहां पे 3 प्लेस एक साथ मिले थे, बीच में था ये मध्यमा।
ठीक है। उसके बाद देखिए विशाल स्नानागार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खोज की थी सर जॉन मार्शल ने। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं आपके, और इसकी पीडीएफ जब भी ये कंप्लीट हुई तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां से आप ले सकते हैं। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे इनको ये क्या कहलाते थे, द्रविड़ लोग कहलाते थे और भारत के मूल निवासी कहलाते थे। आगे देखिए सिंधु सभ्यता का पता कैसे चला, जैसे कि दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1857 में कराची व लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाने के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को दो प्राचीन नगरों हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो का पता लगा। वहां के जो लोग थे वो लगातार ईंटें निकाल निकाल के लेके आ रहे थे, ठीक है, लेकिन तब भी उस बात को दबा लिया गया। फिर 1921 में दोबारा से इसकी खुदाई एक्सकवेशंस के काम चले, तब जाके थोड़ी सी खुदाई करने के मात्र, क्योंकि ज्यादातर जो मैक्सिमम ईंटें थी खुदाई थी वो लोगों ने ऑलरेडी निकाल ली थी, लोग ईंट निकाल निकाल के लेके आ रहे थे। उसके बाद देखिए इस सभ्यता में लोहे का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिला है, ये आगे जाकर मिलेगा। और इस सभ्यता के डिक्लाइन होने का अभी तक पता नहीं चला है कि इसकी डिक्लाइनेशन की बाढ़ आई थी, नदियां ज्यादा थी, अकाल पड़ गया था, या फिर कुछ विदेशी शक्तियों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था, आर्यन जो इसके बाद आए थे उन्होंने अटैक किया था, या फिर अर्थक्वेक की वजह से आया था, या कुछ इकोलॉजिकल चेंज आया था, उसका नहीं पता चला है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए मेरा चैनल। धन्यवाद।